हेलो गाइज, वेलकम टू एटीज कोचिंग एकेडमी। आज की वीडियो होने जा रही है शॉर्ट नोट्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्पैक्ट है, टू द पॉइंट। मैं आपके लिए इसकी एक्सेप्शन लेकर आ गया हूँ। अगर आपने इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया तो आपके पता भी नहीं चलेगा कि आपके एग्जाम में नंबर कहाँ से कट गए। अगर आप ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन अगर इसके एक्सेप्शन आपने इग्नोर कर दिए तो आपका एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स किसी फॉर्म में वो आपसे पूछ सकता है। वहाँ से आपके नंबर रिड्यूस हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और शॉर्ट नोट्स वाले जो उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको जो है बिल्कुल अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको इसको दे दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितनी बार देख सके मैं कहूँगा वही उतना बढ़िया है, क्योंकि ये भूल सकते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको टू द पॉइंट जानकारी दे देता हूँ मैं इसकी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास नोट्स की तो आप एटीएस कोचिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डलवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विक नोट्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बिगिनर्स के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, और शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने इसकी डेफिनेशन ले लिया। प्रोनाउन ए वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन या नाउन के बराबर के शब्द की जगह पर जो भी शब्द यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और उसे थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, हर एरिया टच करते हुए चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, मी, देन, एक्सेट्रा। ऑर्डर जो होगा वो 2 3 1 होगा। आपको रिवाइज रहता हूँ। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसलिए बिफोर एक्सेप्शन आप समझो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते कौन से हैं। तो चलिए उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 3 1। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू, ही, सी, इट, दे और आई या वी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू, ही एंड आई आर गोइंग। लेकिन वहीं पर अगर कोई गलती यानी मिस्टेक, कोई पाप सिंस एक्सेप्टेड यानी अगर उसको मानते हैं तो ऑर्डर जो है 1 2 3 हो जाता है। यानी कि आई, वी, यू एंड ही, सी, इट। इसका एग्जांपल है यू, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए सिन, यानी कि मैंने, तुमने और उसने एक पाप किया है। इस तरीके से आप इस पहले पॉइंट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। लेट के बाद जैसे लेट यू एंड मी गो, न कि यू एंड आई। तो काफी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा लेट यू एंड मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, गो, न कि आई जो आपका सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन के बाद ही डिपेंड्स ऑन मी। ही डिपेंड्स ऑन मतलब प्रीपोजिशन। मी जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, न कि आई नहीं आएगा। देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। हमारे बीच में झगड़ा है तो तुम्हारे और मेरे बीच में ना आई नहीं आएगा, मी आएगा। इसी तरीके से आई और मी के चक्कर में एरर डिटेक्शन में और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स में भी गलती हो सकती है। इसीलिए इस चैप्टर को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देन और द का केस देखते हैं। देन के बाद नोमेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो नोमेटिव के बीच में हो। उसी का अपोजिट कर दिया है। किंतु देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो दो कंपैरिजन दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच होता है। एग्जाम्पल समझ में आएगा। यू आर बेटर देन आई। अब जो इसमें कंपैरिजन होना ध्यान से देखिए। यू एंड आई दोनों नोमेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। सेकंड वन में ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी और यू सेकंड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर जो कंपेयर हो रहा है यू और मी के बीच में, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है तो हम उसी के अंदर जो देन का यूज होता है, देखिए देन का यूज हो रहा है, दो कंपैरिजन हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, यू और मी। यू आर मोर देन मी, इस टाइप में। ही रिस्पेक्ट यू, यानी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट मुझसे ज़्यादा करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि अगर देन का प्रयोग दो नोमेटिव सब्जेक्ट के बीच में है तो नोमेटिव के बीच में ही होगा। उसी तरीके से देन का प्रयोग अगर दो ऑब्जेक्टिव से कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में ही होगा। इसका मतलब ये है। और इसका एग्जांपल समझ में आ गया। ये देखिए यू एंड मी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं। यू एंड आई दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। इसके बीच में जो है देन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर। अब इनका यूज कैसे होता है वो देख लेते हैं। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जा सकता है। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज। दो या दो से ज्यादा के लिए कैसे है कि लड़कों में से कोई भी दो, यानी बहुत सारी लड़कियां उनमें से कोई भी दो। ईच ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, ईच ऑफ द 3 बॉयज। नेक्स्ट हम देखते हैं
आइदर और नाइदर का प्रयोग, आइदर और नाइदर का सिर्फ दो के लिए ही होता है। जैसे आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, या तो ये दो बॉयज, या तो ये दो बॉयज, इस तरीके से आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, इनमें से कोई भी दो गर्ल नहीं, इनमें से कोई भी दो लड़के नहीं, इस टाइप में दो के लिए यूज होता है। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव है, मुझे लग ही रहा दो बार कैसे आ गए, डेमोन्स्ट्रेटेड है। चलिए दोस्तों देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, मैनी, ए फ्यू, नन, वन, एक्सेट्रा। इसे वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से होते हैं, इसलिए मैंने लिया हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, आपको बता दीजिएगा मैं, दिस, दैट, दीज, दोज वाले। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जा सकता है, जैसे द टू ब्रदर हेट ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को नफरत करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ लगाकर यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट के ऑब्जेक्टिव कैसे, यानी कि हिम, देम, इस तरीके से हर, ये जो है उनके ऑब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन के, उसके साथ में सेल्फ या सेल्फ लगाकर जोड़कर रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ एक्सेट्रा, ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ और सेल्फ लगाकर बनाए गए हैं। सिंगुलर कौन सा होता है? देखिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सेल्फ लग जाता है वो सिंगुलर है। प्लूरल है सेल्व्स, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्फ, वी का ओवर होता है, दोज नहीं, दी, देम सेल्व्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे ये मैंने हिंदी में लिख दिया, पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हर्ट हिमसेल्फ या देम सेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा। नोट, सिर्फ यह ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जो आपको मैंने पढ़ाया था वर्ब में, एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव, यानी जिसके पीछे वर्ब नहीं आता वो इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आता वो इंट्रांजिटिव है, और जिसके उसमें ऑब्जेक्ट आता है पीछे वर्ब के, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें क्या लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सबको पता है। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है यानी कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की उम्मीद की जाती है। जैसे कि सीता लव हर सेल्फ, खाली सीता लव लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट चाहिए सीता लव राम, सीता लव राम जी, इस तरीके से। तो अगर राम नहीं आ रहा वहाँ पर ऑब्जेक्ट केस में, तो सीता लव हर सेल्फ्स, इस तरीके से वहाँ पर जो है यूज होता है एक एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। गाइस प्लीज इग्नोर दीज लाइन्स। इस पॉइंट का मतलब यही है। अब इसका एग्जाम्पल है ही इंजॉय द पार्टी, ठीक है, उसने एक पार्टी को इंजॉय किया। अगर यहाँ पर द पार्टी हटा दिया जाए तो ही इंजॉय हिमसेल्फ, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अगर एट द पार्टी हट जाए तो ही इंजॉय हिमसेल्फ एट द पार्टी, मतलब कि अगर एट पार्टी अगर हम यहाँ से हटा दें तो हमको यहाँ पर एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी हिमसेल्फ, यानी कि उसने खुद इंजॉय किया। ये जो है आपका एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसी प्रकार ध्यान रखें कि हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले, एक्सेट्रा क्रियाओं के बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ही इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम, ठीक है, ये एक आपका सेंटेंस है। अगर हम इसको थोड़ा और एलोबरेट करें, ही इंट्रोड्यूस माई सेल्फ,
यहाँ तक भी ठीक हो जाएगा, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अगर टू द डीएम हटा दें, ही इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द डीएम। ठीक है, ये और ज़्यादा एलोवेट फॉर्म है जो हम पढ़ रहे हैं। हर्ट, गेट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, एक्सेप्ट के बाद में एक ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया हमने, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होती तो ही इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर मी आएगा, ही इंट्रोड्यूस मी टू हुम, हूँ आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो ही इंट्रोड्यूस मी माई सेल्फ, यानी कि उसने मुझको इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तुत किया। अब कहाँ किया उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप मी का यूज करते हैं, ही इंट्रोड्यूस मी टू हुम, यहाँ पे क्वेश्चन लगाया जाता है टू हुम, इस तरीके से। एम्फेटिक प्रोनाउन, अब हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, खाली यूज का फर्क है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि एक सिचुएशन में हम कुछ किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं, और अगर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर देखा जाए तो वहाँ पर हम खुद हो जाते हैं वो सिचुएशन। मैं आपको इस एग्जाम्पल के समझाता हूँ। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत बताया गया है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़कर ही बनाए जाते हैं। देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, किंतु अर्थ में दिक्कत आती है, इनके अर्थ में अंतर है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं या खुद को, तो एम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं या खुद। जैसे कि हाँ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी मुझको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी को, यानी उसको, उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरीके से अगर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करना होगा तो उसमें होगा कि हर सेल्फ, सीता इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, यानी उसने खुद को, माई सेल्फ नहीं हर सेल्फ, उसने खुद इंट्रोड्यूस किया, खुद इस तरीके से स्वयं, खुद अंतर देखें। जैसे सौम्या बी फुल हर सेल्फ, सौम्या ने अपने आप को, मूर्ख को आया ना, मूर्ख बनाया। सौम्या हर सेल्फ वांट देयर, यानी अपने आप को वहां चाहती है। तो ये थोड़ा सा अंतर आएगा एम्फेटिक में, रिफ्लेक्सिव में। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि यूजेस जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा तो आप उसमें आंख बंद करके सेल्फ या हर सेल्फ लगाकर ऑब्जेक्टिव बेस का उसको यूज कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, दैट, वोट, बट और एज। ये सारे सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। हु का प्रयोग ह्यूमन बींग से लिया जाता है, यानी लिविंग बींग से लिया जाता है। जैसे कि द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, दिस इज द मैन हु स्लैप्ड रमेश। इसके अंदर द मैन और द बॉय, जो दैट का प्रयोग हुआ है वो लिविंग क्रिएचर्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए यूज हुआ है। अब इसमें एक बात और भी है कि आर्टिकल में पढ़ा था कि ए और एन जो है का यूज और दा का यूज अलग होता है, डेफिनेटिव और नॉन डेफिनेटिव होता है। अगर डेफिनेटिव किसी को बताना है तो उसको पर्टिकुलरली पॉइंट करना पड़ेगा, द बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर दा का यूज हो रहा है। तो पर्टिकुलरली आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर पूरा पॉइंट, एक बॉय को पॉइंट किया जा रहा है कि वो लड़का जिसने मेरा पर्स चोरी किया था वो एक विद्यार्थी है, तो इसलिए दा का यूज हो रहा है। इसी तरीके नेक्स्ट में मैन, लिविंग बींग है तो हु यूज होगा, लेकिन दिस का दा का प्रयोग हुआ है, द मैन यूज हुआ है, ना कि ए मैन। द मैन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट किया गया है स्लैब, उसमें आदमी ने स्लैब मारा, यह वह है आदमी जिसने उसको स्लैप मारा। ठीक है, इस तरीके से। विच, विच का प्रयोग नॉन लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि जो पेन है टेबल पर पड़ा हुआ वो मेरा है। इस तरीके से निर्जीव और जीवित के लिए यूज होता है, हु लिविंग बींग्स के लिए, विच नॉन लिविंग बींग्स के लिए। द नेक्स्ट वन इज दिस इज द बुक विच शी प्रेजेंटेड मी, यानी वही है कि ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है यहाँ पर कि उसने मुझे यह किताब प्रस्तुत की थी, इस तरीके से। दैट का प्रयोग मानव जाति अथवा वस्तुओं के लिए अर्थात हु या विच के बदले किया जा सकता है। इसी का मतलब है कि हु और विच के बदले दैट का प्रयोग हो सकता है। द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट, द पेन दैट इज ऑन टेबल इज माइन। इस तरीके से जो दैट का प्रयोग है वो लिविंग बींग्स के लिए और नॉन लिविंग बींग्स के लिए भी हो सकता है। हु विच का प्रयोग डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दोनों अर्थ में होता है, जबकि दैट का सिर्फ डिफाइनिंग में होता है। जैसे यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपको समझने के लिए कि हु और विच, आपने पहले पढ़ा हु जो है लिविंग बींग्स, विच नॉन लिविंग बींग्स, वो अलग परस्पेक्टिव है। अब यहाँ पर बोल रहा है हु विच का प्रयोग डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों अर्थ में होता है।
लेकिन दैट का प्रयोग सिर्फ डिफाइनिंग के लिए होता है। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। द डॉग विच आई हैव बोट इज ब्लैक। मैंने जो डॉग खरीदा वो ब्लैक है, काले रंग का है। आई हैव बोट ए डॉग विच इज ब्लैक। अब यहाँ पर जो है दैट का प्रयोग हो सकता है। द डॉग दैट आई हैव बोट इज ब्लैक, आई हैव बोट ए डॉग दैट इज ब्लैक। अब यहाँ पर दैट का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विच यहाँ पर जो है कंडीशन काम कर रहा है, यानी दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई हैव बोट ए डॉग विच इज ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग यूज है, लेकिन दैट का प्रयोग सिर्फ डिफाइनिंग के अंदर होता है, ऊपर हमने देखा है। इसीलिए यहाँ पर हम दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रयोग है वो कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। लेकिन ऊपर जो है वो एक डिफाइनिंग यूज है कि मैंने एक कुत्ता खरीदा जो कि काले रंग का है। अब यहाँ पर विच का प्रयोग हमने देखा था, विच जो यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं। नॉन डिफाइनिंग में हु और विच आ सकता है, लेकिन डिफाइनिंग में दैट आ सकता है। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब इसको और एलोबरेट तरीके से समझने के लिए मैं देखता हूँ। यहाँ पहले वाक्य में जो फर्स्ट वाक्य था इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस, पहला सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस। यहाँ पहले वाक्य में विच के बदले दैट का प्रयोग किया जा सकता है, दूसरे वाक्य में नहीं। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि दूसरे वाक्य में विच का प्रयोग मात्र दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, किया जा रहा है। आई हैव बोट ए डॉग विच इज ब्लैक को जोड़ने में काम करता है, किंतु कुत्ते के संबंध में जानकारी नहीं है। विच आई हैव बोट के बगैर वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। यानी अगर इसमें देखा जाए आई हैव बोट ए डॉग, इट्स परफेक्टली फाइन, एक सेंटेंस है। इज ब्लैक जोड़ने के लिए काम विच कर रहा है, लेकिन दैट आएगा तो वहाँ पर वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नॉन डिफाइनिंग यूज में हम उसको यूज नहीं कर सकते दैट को। विच विच आई हैव बोट के बगैर वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन विच का डिफाइनिंग यूज है, जबकि दूसरे वाक्य में विच इज ब्लैक के बगैर वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। अर्थात वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन विच का नॉन डिफाइनिंग यूज है। यानी अगर पहले वाक्य में अगर हम द डॉग विच आई हैव बोट कर दे और विच इज ब्लैक कर दें तो गलत हो जाएगा, दैट इज ब्लैक ठीक होगा। कहने का मतलब ये है कि सेकंड सेंटेंस में कंजक्शन का यूज हो रहा है नॉन डिफाइनिंग का, तो डिफाइनिंग आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस पढ़कर कि इसमें डिफाइनिंग यूज है या नॉन डिफाइनिंग यूज है। अगर डिफाइनिंग यूज होगा तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन डिफाइनिंग यूज होगा तो आप इसका दैट का प्रयोग नहीं कर सकते। विच या हु का प्रयोग ही होगा, विच का होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विच इज ब्लैक के बगैर भी नॉन डिफाइनिंग यूज। सुपरलेटिव डिग्री ओनली, नन, ऑल, अर्थ, एवरीथिंग, हो आदि के बाद दैट का प्रयोग होता है, न कि हु या विच का। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ऑल दैट इज ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, सभी जो चीज़ चमकती हैं वो सोना नहीं होती। इस तरीके से करने का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री ओनली, नन, ऑल, इतने में इसके बाद में दैट का प्रयोग होगा, ना कि हु और विच का। ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, यानी ये है जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, ना कि द बेस्ट थिंग विच इज आई कैन। यहाँ पर विच का जो यूज है गलत है। हु विच का प्रयोग में प्राय प्रॉब्लम दिया जाता है। ध्यान रखें कि हु नॉमिनेटिव केस है, बल्कि हु ऑब्जेक्टिव केस है। हु के बाद वर्ब आती है और हुम के बाद नहीं आती। अब देखिए, द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज ए राम्स ब्रदर, जिस डॉक्टर को मैं मिला आज वो राम का भाई था। अब इसमें क्या है कि हुम, ऐसे वाक्य में हुम के बदले हु का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। यानी यहाँ पे हु आई मेट, यानी आई यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, कोई वर्ब नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं हुम का। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वर्ब आता तो आपको हु का प्रयोग करना पड़ता है। द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज राम ब्रदर, तो ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हु और विच में प्राइमरी होता है। हु आपका नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है। हु विच आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी अगर वर्ब आ रहा है हु या विच के बाद में तो वहाँ पर जो सबसे सुटेबल जो चीज़ है वो हु होगी, लेकिन वर्ब नहीं आ रहा है तो विच होगी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which, that, who comes here, ये सारे जितने वर्ड है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज जोन, यहाँ पर जो यूज हो रहा है विच का वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इंटरोगेटिव है। ठीक है। व्हाट्स द मैटर, आई होप आप समझ गए होंगे, काफी आसान है। सिर्फ अर्थ को ध्यान में रखकर इनके प्रयोग को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन
A pronoun that is used to express surprise in a sentence is called an exclamatory pronoun. यानी कि अगर सरप्राइज अगर आपको लिख रहा है सेंटेंस में पढ़ने के बाद में, तो exclamatory pronoun हो सकता है, इसलिए what, how, what a amazing scene, तो यहाँ पर ये exclamatory pronoun हो सकता है. How can you do this, यहाँ पर सरप्राइज आ रहा है तो भी ये एक exclamatory pronoun हो सकता है. दोस्तों जितने भी टू द पॉइंट एक्सेप्शंस थे और जितनी बातें मुझे आपको बताने की चैप्टर के अंदर वो पूरी हो चुकी हैं. आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को बार बार देखें, इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर. अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपके एलजी सेक्शन में नंबर कर सकते हैं, सब्जेक्ट सब्सटीट्यूशन में भी आपकी दिक्कत हो सकती है. तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं. अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एपीएस कोचिंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please stay tuned with the APS Coaching Academy. By the passage of time, everything possible made for you is coming, and you can enjoy our video notes and stay tuned with our channel and stay studying. Thank you very much.